हमने पिछले लेक्चर में ऑर्गेनेलीज और सेलुलर कंपोनेंट्स पढ़े थे। तो ऑर्गेनेलीज हमने पढ़ ली थी। अब कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स रहते थे जो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि साइटोस्केलेटन है। तो साइटोस्केलेटन जो होता है ये एक इम्पोर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट है, ठीक है। और अब जो है हम देखते हैं कि ये किस तरह से बना होता है। तो यहाँ पे जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स मिलके एक फ्रेम वर्क बनाते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। और ये एक्सटेंड हुआ होता है पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो है यहाँ पे इस तरह ये नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच करके दिखाया हुआ है, वैसे यहाँ पे जो है ये ऊपर से मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा, यहाँ से फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, गाल्जी बॉडीज के साथ, सारी ऑर्गेनेलीज के साथ जो है ये कनेक्ट हुआ होता है, ठीक है। तो हम अब पढ़ते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होती क्या है। यहाँ पे ये जो है स्ट्रक्चर में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है। तो ये जो होती हैं हॉलो होती हैं, सिलेंडर किस्म की होती हैं, जैसे कि वाटर पाइप होता है। तो अब जो है ये बनी किस तरह से होती है, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है इसको जो हम आप ट्यूबुलेंट सब यूनिट कहते हैं इसके अंदर। और ये जो है ट्यूबुलेंट सब यूनिट डायमर की फॉर्म में होता है, जैसे कि अब ये जो है इसके दो है, ये डायमर है, ये एक डायमर जो है इसके साथ जुड़ेगा तो फिर जो है ये पूरा इसी तरह जो है एक ट्यूब्यूल्स बना देती है। इसी तरह आपस में डायमर जुड़ेंगे तो इस तरह ये जो है इसका माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और ये जो अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये असेंबली के अंदर जिस असेंबली के अंदर जो है अपना रोल प्ले करती है। मूवमेंट के अंदर जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि स्क्रूटरी वेसिकल्स है हमारे पास, गाल्जी बॉडीज के अंदर स्क्रूटरी वेसिकल्स बनती हैं, उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाने में जो है ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट हो रही होती है उसके अंदर जो है ये रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, जैसे कि नर्व सेल्स के अंदर जो होता है मटेरियल को लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव कराने में, क्योंकि हमने पढ़ा है ना ये होलो होती है, तो ये फिर इसके अंदर से जो है मटेरियल गुजर के दूर तक जो है पहुंच सकता है, ठीक है। ये वाटर पाइप की तरह जो है, तो यहाँ से जिस तरह वाटर पाइप जो होता है वाटर को दूर तक ले जाने में हेल्प करता है, इस तरह ये मटेरियल को ले जाने में जो है हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो है इनका शेप चेंज के अंदर जो है जब प्रोसेस हो रहे होते हैं स्पेशल, तो तब जो है सेल शेप चेंज में जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं। फिलामेंट्स जो होते हैं ये टफ होते हैं, ड्यूरेबल प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है कि सेल की शेप को मेंटेन रखना होता है। यहाँ पे ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है, तो ये जो है ऑर्गेनेलीज को उनकी प्लेस के अंदर जो है फिक्स रखने में हेल्प करेंगे। ये इसके अलावा जो है मैकेनिकल मूवमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। सेल शेप होगी तो थोड़ी बहुत जो मूवमेंट्स होती हैं उसके अंदर जो है ये रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो है ये केमिकली हिट्रोजीनस होते हैं, मतलब कि दो मुख्तलिफ प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। अगर होमोजीनस होते तो फिर सेम प्रोटीन्स होती, ठीक है। इसके अलावा जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान में प्रेजेंट्स होते हैं। वैसे जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं ये डीपर रीजन्स में भी प्रेजेंट होते हैं सेल के, जबकि जो माइक्रो फिलामेंट्स हैं वो कॉर्टिकल रीजन्स के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो है इसके बाद हम डिस्कस करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स को कि वो क्या होते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये सॉलिड स्ट्रिंग ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब ये रस्सी की तरह के होते हैं और ये एक्टिन के बने हुए होते हैं। एक्टिन जो है, एक्टिन और मायोसिन जो होती है ये मसल्स के अंदर होती है। और अब इनका जो ये एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं मसल सेल के अंदर, तो हम कहेंगे जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं हाईली डेवलप्ड होते हैं मसल सेल्स के अंदर हो। वहां पे जो है ये कंट्रैक्टाइल सिस्टम के अंदर जो है रोल प्ले करते हैं। जब मसल जो है रिलैक्स करता है या कंट्रैक्ट करता है तो उसके अंदर जो है ये माइक्रोफिलामेंट जो है अपना रोल प्ले करें, ठीक है। इसके अलावा जो है ये मैकेनिकल मूवमेंट भी प्रोवाइड करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स जो है। और ये हमने ये पिछले पढ़ चुके हैं कि ये कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमने इनको डिस्कस कर लिया माइक्रोट्यूब्यूल्स को कि वो क्या होती हैं,
इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, ये सारे जो है वैसे तो प्रोटीन्स के ही बने हुए होते हैं, लेकिन जो है अब इनकी शेप्स में कुछ डिफरेंस होता है, तो वो भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, हाँ, अब आपको समझ आ गई होगी। साइटोस्केलेटन जो है वैसे ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो पूछ सकते हैं कि वो कैसे होते हैं, तो फिर आप कहेंगे कि जो है वो ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होता है, इसका काम क्या होता है, तो ये जो है मूवमेंट के अंदर हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प कर रहा है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है ये क्या कर, इनका क्या काम होता है, तो ये जो है आपने बताना है रूट्स की तरह के होते हैं, ड्यूरेबल प्रोटीन फाइबर्स हैं, ये जो है ड्यूरेबल प्रोटीन फाइबर्स हैं। इसके अलावा जो है ये मैकेनिकल शेप प्रोवाइड कर रहे हैं। माइक्रोफिलामेंट्स का क्या काम होता है, तो माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं ये कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स के अंदर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ये मसल्स के अंदर हाईली डेवलप होते हैं। तो इस तरह जो है ये हमारा साइटोस्केलेटन का जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम अपना जो है नेक्स्ट सेलुलर कंपोनेंट पढ़ेंगे, सेंट्रियोल एंड माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। सेंट्रियोल जो होता है नॉन मेम्ब्रेनस रीजन होता है न्यूक्लियस के नजदीक, ठीक है, और ये जो होता है 9 ट्रिपलेट्स का बना होता है ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के। अब वो 9 ट्रिपलेट्स जो होते हैं कैसे होते हैं, तो ये जैसे कि 3 ट्यूब्यूल्स है, 1 2 3, और ये जो है इन्होंने एक ट्रिपलेट बनाया है, ठीक है, ऐसे जो है 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, उनसे मिलकर जो है एक सेंट्रियोल बनता है, ठीक है, और ये जो है डिवाइड करता है सेल डिविजन्स के दरमियान, मतलब कि ये डुप्लीकेट हो जाता है, फिर जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है मूव कर जाता है। जैसे कि अब ये एक सेल है, तो यहाँ पे जो है सेंट्रियोल पहले प्रेजेंट था, फिर जो है इसने डिवाइड किया, डुप्लीकेट करेगा, फिर जो है ये यहाँ से जो है इधर एक डुप्लीकेट करके एक इस साइड पे आ जाएगा और एक इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है सेल डिवाइड करता है, मियोसिस माइटोसिस को जब प्रोसेस होते हैं तो तब जो है अपोजिट साइड की तरफ चला जाता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जो है ये सेंट्रियोल की बेस पे प्रेजेंट होता है और बहुत सारी जो है डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स देता है जो कि डिफरेंट फंक्शन जो है सेल के अंदर परफॉर्म करती हैं। जैसे कि अब एक सेंट्रियोल्स के अंदर है, तो इसी तरह जो है बाकी सेल्स के अंदर भी होते हैं, और ये जो है न्यूक्लिएशन सेंटर भी है, ठीक है। अब जो है हम डिस्कस करेंगे वैक्यूल। वैक्यूल जो है ये एक मेम्ब्रेनस सैक है। सैक मीन के एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, मतलब अंदर से जो है ये खाली होता है। जैसे कि अब ये है वैक्यूल का स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं अभी। फिर जो है इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट साइज होती हैं, इसी तरह जो है ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे कि ये जो है प्रोटोजोन्स के अंदर और स्पॉन्जेस के अंदर, प्रोटोजोआ के अंदर और स्पॉन्जेस के अंदर ये क्या करेगा, कलेक्ट करता है वाटर को, उनकी बॉडी के अंदर से वाटर को कलेक्ट करेगा और उसको पंप करेगा बाहर की तरफ, ताकि जो है उसका अंदर का जो वाटर है वो मेंटेन रह सके, उसके अंदर जो है ज़्यादा वाटर ना हो। इसी तरह जो है फूड वैक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट फूड वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर, जो कि जो है फूड को जो है स्टोर करते हैं, जब भी जो है फिर नीड के टाइम पे जो है वो फूड फिर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। हमने सेल ऑर्गेनेलिस को, सेल के कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया है, तो अब जो है हम न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर जो होता है जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, और सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन को और साइटोप्लाज्म को हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो है हम न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियस जो होता है ये एक इंफॉर्मेशन सेंटर है सेल का, इसलिए इसको हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी जो सेल की एक्टिविटी है उनको कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे हमारी बॉडी है, तो बॉडी में जो ब्रेन है ये हमारे जो है जितना भी जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे होते हैं उनको जो है ये कंट्रोल कर रहा होता है।
सिग्नल्स जाते हैं आउटसाइड इन्वायरमेंट से, फिर उसके जो है रिस्पॉन्स में पहले जो है वो ब्रेन तक जाएंगे, फिर वो रिस्पॉन्स करेगा, तब जो हमारी बॉडी एक्ट करती है। इसी तरह जो है न्यूक्लियस भी जो है ब्रेन ऑफ सेल है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। सिग्नल्स बाहर से न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे और फिर जो है न्यूक्लियस सेल को बताएगा कि अब तुमने क्या करना है, ठीक है। तो अब जो है पढ़ते हैं कि इसके फंक्शन कौन से होते हैं। तो सेल का, इसके न्यूक्लियस के दो फंक्शंस होते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन है और एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए क्या है? हेरिडिटी मटेरियल है, ठीक है। और ये जो ट्रांसक्राइब होगा और आरएनए बना देगा। आरएनए जो है अब बाहर जाएगा न्यूक्लियर पोर्स के जरिए। इधर मेम्ब्रेन पे जो है इसकी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनके जरिए जो है साइटोप्लाज्म में आएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यहाँ पे जो है प्रेजेंट होता है बाहर से, तो वहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके जो है प्रोटीन्स बना देगा, जो कि फिर प्रोटीन्स जो है मुख्तलिफ फंक्शन जो है सेल की एक्टिविटीज जो है उनको परफॉर्म करेंगी। दूसरा जो है न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो इंफॉर्मेशन जो कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होती है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो है न्यूक्लियस को जो है एक मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ होता है, तो वो होती है न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन है जो कि सेपरेट करती है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से, ठीक है। और इसके साथ बिल्कुल अटैच हुई फिर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इसके अंदर जो है बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स जो है मटेरियल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं और ये बहुत स्मॉल होते हैं पोर। ये जो है अब डीएनए को न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाने देते, लेकिन आरएनए को परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं कि वो जो है बाहर जाए, ठीक है। और ये अब सिंपली होल्स नहीं होते, बल्कि जो है यहाँ पे जो है रे है, सीक्वेंस है, ग्लोबुलर और फिलामेंटस ग्रेन्यूल्स का, प्रोटीन्स का एक रे है, स्ट्रक्चर है, जहाँ से जो है मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप जो है हमने पढ़ ली। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये जेनेटिक कंटेनर्स होते हैं, ये जो है पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जेनेटिक कंटेनर्स हैं, इनके ऊपर जो है जीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमने कहा था ना स्टोर करता है। तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स की तरफ आते हैं। डिवीजन से पहले क्या होता है कि ये जो है क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अनकॉइल्ड मैस ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, जो कि मतलब क्या सेल के अंदर ऐसे प्रेजेंट होंगे, इनकी कोई शेप नहीं होती है, तो इसको जो है हम क्रोमेटिन कहते हैं। ये डीएनए और प्रोटीन कंटेन करता है, ठीक है। जब डिवीजन हो रही होती है तो फिर जो है ये कॉइल्ड हो जाते हैं और फिर तब जो है ये इस फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस फॉर्म में इनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसके अलावा जो है न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो है राइबोसोम फैक्ट्री है, यहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं और फिर न्यूक्लियर पोर्स के जरिए जो है बाहर चले जाते हैं, ठीक है। और फिर बाहर जाके फ्री या अटैच फॉर्म में होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में। और न्यूक्लियोलस जो होते हैं ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं और मोस्टली जो है पर न्यूक्लियस जो है 2 to 3 इनका नंबर होता है। लेकिन अब एम्फीबियन एग के केस में इनका नंबर जो है थाउजेंड्स तक जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये कंटेन करते हैं प्रोटीन और आरएनए को। इसके अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। हम कहते हैं कि प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी प्रोटीन्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जैसे कि अब इसके न्यूक्लियोलस के अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जहाँ से राइबोसोम बाहर जाएगा और राइबोसोम से जाके प्रोटीन्स बनानी होती हैं, जहाँ यहाँ से न्यूक्लियर पोर्ट से गुजरेगा, यहाँ पे भी प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और आरएनए जो है, आरएनए जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये जो है मशीनरी है प्रोटीन सिंथेसिस की, मेन मशीनरी है। राइबोसोम्स भी जो है यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो ये अब जो है न्यूक्लियस को हमने डिस्कस कर लिया, हमने जो है सेल को अब डिस्कस कर लिया है। सेल हमारा अब कंप्लीट हो गया है।
हमने पढ़ा है कि सेल्स के 3 पार्ट से, फिर जो है हमने पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया, फिर हमने साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलिस को, सेलुलर कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया, फिर जो है हमने लास्ट पे न्यूक्लियस को डिस्कस किया। तो इस तरह जो है ये हमारा एक टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम टिश्यू को, ऑर्गन को और ऑर्गन सिस्टम को जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था सेल से मिलकर जो है टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ठीक है, तो हमने सेल को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने ऑर्गन, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम को जो है डिस्कस करेंगे। अगर जो है आपको कुछ इसमें डिफिकल्टी महसूस हुई हो, कुछ जो है आपको ना समझ आया हो, तो आप जो है कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर जो है आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जो है हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।